हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छे से चल रही होगी। मैंने कल के लेक्चर में जीबीपी जीपीवाई के पेयर में आपको ये बताया था कि मार्केट में अभी करेक्शन चल रहा है और ये करेक्शन हो सकता है कि एक हफ्ते तक और चले, यानी कि इसी वीक तक चले, या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरी रहा तो फिर अगले हफ्ते तक भी चल सकता है। और फिर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी दिया हुआ था कि अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को तोड़ करके, ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर करके नीचे जाती है तो फिर हम सेल की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। और देखिए कल यही हुआ। कल लगभग 2 बजे के आसपास में प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में यहाँ तक अभी तक प्राइस आ चुकी है। अभी 24 जुलाई है और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे, तो फिर आपने अब तक सेल का ऑर्डर लगा दिया होगा। अब दूसरी बात यह है कि ये हम कैसे जान सकते हैं कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट था या फिर फॉल्स ब्रेकआउट था। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट था वो जेन्युइन था कि फॉल्स था। अब देखिए, ये वो कैंडल है और इसके नीचे की अगर हम वॉल्यूम को देखें तो ये वो वॉल्यूम है। ये कैंडल और ये वॉल्यूम, इसको हम एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट था या फिर फॉल्स ब्रेकआउट था। उसके लिए हम बीपीए एनालिसिस का यूज करेंगे, यानी कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। वॉल्यूम और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम एनालाइज करेंगे। अब देखिए, जब ये कैंडल बनी, अब ये कैंडल कैसी कैंडल है अगर आप ध्यान से देखें, और इसके बाद में ये वॉल्यूम बनी, इस टाइप का वॉल्यूम बना। अब देखिए, इसमें जो बिक्स है वो एवरेज है, एवरेज बियरिश है, और सॉरी, इसमें जो बॉडी है वो एवरेज बियरिश है, एवरेज लंबी है, और ऊपर की बिक्स और छोटी की बिक्स लगभग बराबर हैं, और वॉल्यूम भी एवरेज में है। तो अब देखिए, अब अगर जैसे प्राइस ने जब ये सेशन शुरू हुआ तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, लेकिन इस सर्टेन लेवल पे प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई और बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा और फिर प्राइस यूँ करके नीचे आ गई, यूँ करके नीचे आ गई और इस लेवल तक प्राइस पहुंची। फिर यहाँ से हो सकता है कि जो रिटेल ट्रेडर हों, जो पब्लिक ट्रेडर हों, वो अपना छोटा छोटा प्रॉफिट्स लेकर के निकल रहे हों, तो फिर यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई क्योंकि वो लोग जीबीपी को सेल कर रहे होंगे, और फिर यहाँ पे आकर के क्लोज हो गई, यानी कि इस सपोर्ट लेवल के नीचे प्राइस क्लोज हुई। मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके। देखिए, जब सेशन शुरू हुआ तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, राइट, और फिर बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ तक लेकर के गए प्राइस को। फिर वहाँ पे वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, बायर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो लो हुआ, और लो होने के बाद में वो प्राइस को इस लेवल तक लेकर के आए। और फिर यहाँ पे जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं उनके अंदर फियर आ गया होगा कि भाई हमको तो 25-30 पिप्स मिल गए, 40 पिप्स मिल गए, तो हमें अब मार्केट से निकलना चाहिए। तो हो सकता है कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हों और यहाँ पे आकर के वो मार्केट क्लोज हो गई। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज, इसको हम बोलेंगे ओपन, और इसको हम कह सकते हैं बाइंग प्रेशर, और इसको हम कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर। ठीक है, अब इन सब के बीच में ये जो हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा वॉल्यूम ये है। अब देखिए, ट्रांजैक्शंस तो बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत हुए और हमारा वॉल्यूम बना छोटा। तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर
ज़्यादा एफर्ट पार्टिसिपेंट्स ने लगाया है तो उसका रिजल्ट भी तो हमें दिखना चाहिए। अब देखिए, इसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये जो बीबीए हम करते हैं, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, इसको हम समझते कैसे हैं। इसके 3 रीजन्स होते हैं। उसका मैं एक रीजन, उसका एक लॉ आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसका पहला लॉ का है कि हाई एफर्ट वीएस हाई रिजल्ट। दूसरा हम कह सकते हैं लो एफर्ट वीएस हाई रिजल्ट। एफर्ट वीएस हाई रिजल्ट, तो जब कम लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया और उसका रिजल्ट बड़ा आया तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब कम लोगों ने एफर्ट किया और रिजल्ट बहुत ज़्यादा गया, यानी कि कम लोगों ने ट्रांजैक्शंस किया और उसका जो रिजल्ट आया, जो प्राइस में मूवमेंट आया, वो ज़्यादा आ गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन की जा रही है। क्योंकि जब छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो उसमें बड़े प्लेयर के शामिल होने के चांसेस कम होते हैं। अगर हमारी वॉल्यूम बार छोटी बनती है तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर शामिल नहीं हैं, और जब मार्केट में बड़े प्लेयर शामिल नहीं हैं, जो बड़े व्यापारी हैं वो शामिल नहीं हैं, तो वो प्राइस उस लेवल पर या फिर उस डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती। ठीक है, वो फिर वापस आ जाती है। तो एक चीज़ ये हो गई, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये कहता है कि इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते थे, क्योंकि वॉल्यूम इस पूरे सिनेरियो में प्राइस के मूवमेंट को वैलिड नहीं मानता। क्योंकि जिस तरह से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कैंडल बड़ी बनी है, वो भी रेड कैंडल बनी है, एवरेज बनी है, तो और ये जो दोनों तरफ के बिक्स बने हैं, इसको तो वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं करती, इसको वैलिड नहीं मानती। मेरा दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मार्केट को, इस सीन को लेकर के, वो ये कहता है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो व्यापारी होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन अगर वो चाहें, अगर बड़े व्यापारी चाहें तो छोटे अमाउंट में ही वो प्राइस को मूव कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि इस पूरे सीन में वही हुआ है, इस पूरे सीन में वही हुआ है। इसके पीछे वजह यह है, देखिए, अब हो सकता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर हो ना, वो छोटे हों, यानी कि वो कम क्वांटिटी में हों और वो ही उस टाइम पे अवेलेबल हो मार्केट में, और वो ही इस प्राइस को मूव करके नीचे लाया हूँ। क्योंकि अगर ये प्राइस मैनिपुलेशन होती, अगर जो बड़े प्लेयर हैं, अगर जो बड़े व्यापारी हैं, वो अगर प्राइस को मैनिपुलेट करते, तो फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती थी, इसको रिटेस्ट करती, फिर आती और फिर ये इसको ब्रेकआउट कर देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कैंडल, ये जो दूसरी वाली कैंडल बनी है, ये हमें ये बता रही है कि मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है और यह एक वैलिड मूव है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, उसके बिक्स भी आई हैं। बिक्स हमें ये बताते हैं कि मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो टग ऑफ वार है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस, जिसकी वजह से हमने ये जाना और ये जानने की कोशिश की कि जो ब्रेकआउट है, जो ब्रेकडाउन हुआ है फ़िलहाल के लिए, वो जेन्युइन है या फिर फॉल्स है। तो हमने जो एनालाइज किया उसके हिसाब से ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि अगली कैंडल हमको ये कंफर्मेशन दे चुकी है। अब अगर आपने सेल किया होगा JPY पेयर्स में, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा, कल पढ़ा होगा, तो फिर अभी तक आपको तकरीबन $100 के आसपास में प्रॉफिट बन चुका होगा। $100 अगर हम मान के चलें तो हो गया तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये। ठीक है, ये आप बना चुके होंगे। अब आपको एग्ज़िट कहाँ करना है? ठीक है, अब अभी आपको एग्ज़िट कहाँ करना है? आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, जो कि मैंने कल बोला था कि आप अगर इसको ब्रेक डाउन कर दी है तो आपको एंट्री लेनी है सेल की। अब आपने एंट्री ले ली, अब आपको एग्ज़िट कहाँ करना है मार्केट में, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
यह एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, यानी कि 199.140 के आसपास में यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। हम अपना फर्स्ट टीपी यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपने मान लो कि 0.1 लॉट से आपने पोजीशंस लिया हुआ होगा, तो अगर यहाँ पे प्राइस आती है और अगर इसको रिस्पेक्ट करती है और 2-4 कैंडल यहाँ पे बनता है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करती है और फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट। बट हम अगर चाहें यहाँ पे, तो हम 0.5 लॉट इसको हम सेल करके अपना आधा प्रॉफिट ले सकते हैं और आधे को हम ब्रेक इवन पोजीशन पे लगा सकते हैं। दूसरी बात, हाँ, इसको लगाने के बाद में फिर हम अगला टीपी यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ से डेफिनेटली मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए। देखो, यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी जा सकती है, तो हमें इन दोनों जो एरिया है ना, इनको अच्छे से मेजर करना है, इनको अच्छे से देखना है, जज करना है, एनालाइज करना है। ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई। अभी देखिए, आज 24 जुलाई है और आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। उस न्यूज के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उस न्यूज से रिलेटेड अगर कुछ GBP JPY पेयर्स में बेहतर हुआ या अगर वैसी न्यूज आए, तो आपके बाद में ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं सपोर्ट के, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइस के मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज जो न्यूज़ आने वाली है वो न्यूज़ आने वाली है 2 बजे लगभग आएगी। GBP का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विस PMI, ये 2 न्यूज़ आएंगी। पिछली बार में 51.1 पॉइंट था और 52.5 था, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 51 थी, 50 के ऊपर थी, और जो सर्विस PMI है वो 52 के ऊपर थी। अब ये 50 के ऊपर यानी कि 51 और 52 और 50 के नीचे का क्या सीन है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग PMI होती क्या है। किसी भी देश में जो कंपनीज होते हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो कितना मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट्स और कितनी सर्विसेज देती हैं अदर कंट्री को, और क्या उनके पास में नए ऑर्डर आते हैं, उनके पास में नए ऑर्डर्स क्या आते हैं, इन सारी चीज़ों को मेज़र करता है ये PMI। ये जो PMI है इन सारी चीज़ों को मेज़र करता है। मैन्युफैक्चरिंग PMI क्या होती है, क्योंकि आज न्यूज आने वाली है मैन्युफैक्चरिंग PMI की, और पिछली बार में जो न्यूज आई थी GBP का, उसमें 51 पॉइंट समथिंग वो था मैन्युफैक्चरिंग और 52 पॉइंट समथिंग था सर्विसेज का। ये हमारा PMI का रिपोर्ट है पिछले महीने में, और ये हर महीने रिलीज करती है। UK भी रिलीज करता है और जापान भी रिलीज करता है। तो आज हम जानेंगे कि PMI होता क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इसको किस नज़रिए से देखते हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI की समझ क्या होता है। ये जो PMI होता है एक्चुअली में यह एक सर्वे है। ये एक सर्वे है जो कि परचेजिंग मैनेजर्स पर आधारित होता है। ये नए ऑर्डर्स, उत्पादन, सप्लायर डिलीवरी और एम्प्लॉयमेंट जैसे फैक्टर को देखता है। यानी कि उनके पास में कितना ऑर्डर आया, उन्होंने कितनी उत्पादन किया इस महीने में और कितना डिलीवर किया, यानी कि कितना एक्सपोर्ट किया, कितना भेजा लोगों के पास, किसी दूसरी कंपनी के पास में, इन सब को देखता है मैन्युफैक्चरिंग PMI। और सेम चीज़ सर्विसेज में भी देखता है, क्योंकि एक इंसान 2 चीज़ें कर सकता है, या तो वो सर्विस दे सकता है या फिर वो प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो दोनों की PMI
एक हर महीने में दोनों देश या फिर हर देश लगभग रिलीज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पीएमआई होता क्या है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में एक अच्छा और डिटेल में वीडियो बना के ले आऊँगा आपके लिए। अच्छा देखिए, ये जो पीएमआई होती है, मैंने कहा था कि 51 पॉइंट समथिंग पिछले महीने में था, 52 पॉइंट समथिंग पिछले महीने में था सर्विस का और ये मैन्युफैक्चरिंग का। ये होता क्या है, ये ऐसा एक माना जाता है, एक मानक तैयार किया गया है कि अगर पीएमआई 50 के ऊपर है, यानी कि उस देश में ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वो अगर 50 से ऊपर हुआ तो ये माना जाता है कि उस देश में पैसा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रही है, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है, जिसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है और पैसा मिलने से वेल्दी हो रहा है। इससे इन्वेस्टर का इन्वेस्ट उस कंट्री में जाता है, ठीक है। तो अगर 50 से ऊपर हुआ तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वो जीबीपी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। जैसे कि पिछले महीने में आपको पता है कि ये 52-50 के ऊपर था तो वो स्ट्रांग ही हो रही थी। अगर 50 से नीचे आता है तो कमज़ोर होगी। इस कमज़ोर होने के पीछे ये है कि उत्पादन कम हो रहा है, ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो पैसे भी कम मिल रहे हैं, राइट। ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, पिछले महीने में जो जापान की पीएमआई थी, क्योंकि हम जीबीपी और जेपीवाई पेयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें ये ज़रूरी जानना है कि हम दोनों कंट्रीज़ के पीएमआई को एनालाइज करें, कंपेयर करें और फिर अपने ट्रेड को उस तरह से प्लान करें। पिछले महीने में यानी कि जुलाई में मई जून जुलाई, जून में इसका ये था, बट जुलाई में, ये जुलाई के लास्ट, ये लगभग जो बैंक ऑफ जापान है वो महीने के बीच में अपना रिलीज करते हैं। तो आज 24 तारीख है तो कुछ दिन पहले हो गया था। ये 49 पॉइंट समथिंग का पीएमआई बता रहा है ये जापान का। और वहीं अगर आप इसका देखेंगे यूके का, तो वो 50.9 बता रहा है। अभी देखिए, ये जून का है और ये जुलाई का है। अभी इस जापान का तो एक महीने के बीच में आता है, यानी 18 से 19 के बीच में आता है, तो इसका जुलाई का पीएमआई आ चुका है, 49.2 पॉइंट्स है, यानी कि 50 से कम है। और ये जून का है, ये यूके का जून का डेटा है जो कि 50.9 है। आज इसका यानी कि 24 जुलाई को इसका डेटा आने वाला है। तो अब हमें ये देखना है कि इस जुलाई में यूके का जो पीएमआई डाटा है वो 50 से ऊपर आता है कि 50 से नीचे आता है। अगर ऊपर आता है तो वो जो मैंने सपोर्ट आपको बताया, हो सकता है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स करे, और अगर नीचे आता है तो हो सकता है कि प्राइस वहाँ से ब्रेक डाउन करे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये डाटा है आज 2 बजे पीएमआई डाटा यूके रिलीज करेगा और जापान पहले ही रिलीज कर चुका है। तो अगर पीएमआई डाटा जापान का, यूके का 50 से ऊपर आता है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से, पीएमआई डाटा जापान का यूके का 50 से ऊपर आता है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। और अगर पीएमआई डाटा यूके का निगेटिव आता है, 50 से कम आता है, तो फिर हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए और फिर यहाँ तक आने के बाद में इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाए, ठीक है। ये आपके सामने 2 सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं। उसके पीछे जो रीजन्स थे मार्केट के गिरने के,
और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। एक हमारे दोस्त ने हमसे कहा था कि भाई आप यूरो यूएसडी के बारे में भी आप बताइए, तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी डालूँ डेली, यूरो यूएसडी के बारे में, उसमें क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या हो सकता है, अगला प्लान स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए। तो आप बेफिक्र रहें, उस पर भी मैं जल्दी ही एक डेडिकेटेड वीडियो पर डे अपलोड करूँगा ताकि उससे आपको फ़ायदा हो सके। और फाइनली मैं अपने कोर्स पे काम कर रहा हूँ। अगले 2-3 महीनों में फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक जेन्युइन कोर्स आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं। और मैं जल्दी ही अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा जिसमें मैं पर डे जो करेंसी पेयर्स हैं उसमें ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग प्लान, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट को बेहतर समझ करके आपको बताऊंगा, जिसमें आप भी प्लान कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एजुकेशन दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर सकता हूँ, करना आपको है। ओके। और देखिए, मैंने कल वो जब ब्रेकआउट किया था मार्केट, तो मैंने ट्रेड लिया हुआ था और यहाँ पे देखिए मुझको 37 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में। ठीक है, ये देखिए जीबीपी जेपीवाई और ये 37 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है मुझको। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इससे हमें हौसला मिलता है, आप लोग का साथ मिलता है, और अगर आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो बेहतर होगा, हम भी मेहनत करते रहेंगे। और मुझे जितना भी पता है, जितना भी मैंने स्टडी किया है और स्टडी करता हूँ, मैं अपना नॉलेज आपको डिलीवर करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।